हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग का वेव ऑप्टिक्स है उसको। ठीक है, तो देखो वेव ऑप्टिक्स आखिर है क्या। अगर वेव ऑप्टिक्स को हमें समझना है तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और जो हम लोग ने पढ़ रखा है रे ऑप्टिक्स उसको जानते हैं। देखो इस पे क्या है कि वेव ऑप्टिक्स जो है वो एक्चुअली हम स्टडी ऑप्टिक्स यानी कि लाइट की ही करते हैं, बट लाइट को अब वेव मानते हैं। अभी तक रे ऑप्टिक्स में क्या कर रहे थे हम लोग कि लाइट को रे मानकर जो भी फिनोमेना थे जैसे कि रिफ्लेक्शन था, रिफ्रैक्शन था या डिस्पर्शन था, इन सारे फिनोमेना को हम लोग क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। बट अभी क्या है, अब हम लोग लाइट को वेव मान रहे हैं और फिर उससे जो कुछ फिनोमेना है उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो बात आती है कि आखिर हम कहीं पर लाइट को रे क्यों मान रहे हैं, कहीं पर वेव क्यों मान रहे हैं। क्लियर। तो इसका जो जवाब आता है वो आता है इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। कैसे? अगर इसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो हुआ कुछ ऐसा था कि सबसे पहले जो डिस्कार्ट थे, ठीक है, 1637 के अराउंड उन्होंने ये माना लाइट को कि जो लाइट है, अब हम लोग जानते हैं लाइट क्या होती है। लाइट एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमें कैपेबल बनाती है अपने चारों तरफ के वर्ल्ड को देखने के लिए। तो फिर ये हुआ कि अगर हमने कोई लैंप जलाया है, जैसे कि अर्थन लैंप हो गया या किसी भी तरीके का जो हम लोग के पास दूसरा लाइट सोर्स है, चाहे वो ल्यूमिनस हो चाहे नॉन ल्यूमिनस हो, क्लियर, तो उस पे हम लोग के पास क्या आ जाएगा, जैसे कि सन है। सन क्या करता है, वो खुद की लाइट बनाता है, तो उसको हम लोगों ने कह दिया ल्यूमिनस। और जो मून है हम लोग का, वो खुद की लाइट नहीं प्रोड्यूस करता है बट फिर भी वो हम लोग को लाइट देता है, तो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है बट उससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है। तो इस तरीके से मतलब कहीं से भी जो हमें लाइट दिख रही है, हमारे आंखों में पड़ रही है, वो हमारे आंखों तक कैसे आ रही है या किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे जा रही है, इसको डिस्कार्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। और उन्होंने कुछ ऐसा बताया, कहा कि जो लाइट है वो एक्चुअली क्या होती है, वो एक तरीके का प्रेशर है जो किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है। उन्होंने ऐसा कुछ बताया, लाइट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। फिर आए आइजैक न्यूटन, यानी कि न्यूटन ने क्या किया, उन्होंने लाइट की एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या होती है, उन्होंने क्या बताया कि लाइट जो है वो मिलकर बनी हुई है छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसको कि उन्होंने कॉर्पस्कुलर्स कहे। ठीक है, अब उन्होंने कह दिया कि जो लाइट है, मान लीजिए कि इधर सोर्स है लाइट का और इस तरफ हम देख रहे हैं कि लाइट यहां तक पहुंच रही है, तो कैसे पहुंचेगी। तब न्यूटन ने कहा कि ये जो लाइट है वो एक्चुअली मिलके छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, और उन पार्टिकल्स को उन्होंने बोला लाइट कॉर्पस्कुलर्स। क्लियर। और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जब मूव करते हैं एक मीडियम पे तो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह लाइट ट्रेवल कर जाती है। इसी में न्यूटन ने फिर ये कहा कि ये जो लाइट है, अब वो एक जो भी उनके ऑब्जर्वेशंस थे, जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, उससे ये चीज निकल कर आई कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। उनके अकॉर्डिंग ये चीजें निकल कर आई और फिर उन्होंने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह जो था फिनोमेना, उसको ऐसा मानकर एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी तक क्या था, इस ईयर तक कि ये मान रहे थे कि जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलके बनी हुई है और लाइट हमारी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। ठीक है, यहां तक ये चीज हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1678 के पास जो हाइगन थे, इन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट को प्रपोज किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, वेव थ्योरी ऑफ लाइट को प्रपोज किया। वेव थ्योरी ऑफ लाइट में क्या बात आती है कि देखो जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, वो पार्टिकल्स के फॉर्म पे ट्रेवल नहीं करती। क्रिश्चियन हाइगन्स ने ये प्रपोज किया। कैसे किया, कैसे वो ट्रेवल करती है वेव के फॉर्म पे, वो सब अभी हम लोग आगे जो हम लोग का पूरा डिस्कशन है वेव ऑप्टिक्स के ऊपर ही है, तो वो सब पढ़ेंगे। बट अभी मैं क्या बता रहा हूँ ऑर्डर की कैसे कैसे चीजें हुई। अब यहाँ पर जो था इधर से इधर इसके बीच में जो जंप आ रहा था वो इस वजह से आ रहा था, मतलब कि अभी तक पार्टिकल मान रहे थे और यहाँ पे लाइट मान रहे थे। ऐसा इस वजह से था क्योंकि कुछ फिनोमेना थे जो कि लाइट को पार्टिकल मानकर एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, जैसे कि
इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो फिनोमेना थे, कुछ फिनोमेना वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे लाइट को पार्टिकल मानकर। जब आइगन ने लाइट को वेव माना कि वेव की तरह ट्रेवल करती है और वेव थ्योरी दी कि किस तरीके से ट्रेवल करती है वेव और कैसे प्रोपगेट होती है चारों तरफ अपने, उससे जो इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन का फिनोमेना था उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो हम लोग आज की क्लास में इंटरफ्रेंस भी पढ़ेंगे और इसके जो अगला पार्ट होगा वेव ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट, उसमें डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये कुछ ऐसे फिनोमेना थे जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे लाइट को क्या मानकर, लाइट को पार्टिकल मान के एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। लाइट को हमें वेव मानना पड़ा, तब जाके जो इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन था ये एक्सप्लेन हो रहा था। बट अब यहां पर सवाल आता है कि जो न्यूटन थे, न्यूटन ने अगर ये एक्सप्लेन कर दिया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो इस वेव थ्योरी से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन हो जाना चाहिए। बिल्कुल हुआ। और एक और चीज उस पर सही करी गई न्यूटन के अकॉर्डिंग। जो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी लाइट के बारे में, वो ये कहती थी कि अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पर लाइट जाएगी, तो यहां पर अगर इसकी स्पीड कितनी है, लेट अस सपोज, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ये छोटा नंबर ले रहा हूं, लेट अस सपोज कि अगर उसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो जब डेंसर मीडियम पर लाइट जाएगी वो हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। ये मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, इतनी कम नहीं होती स्पीड, ठीक है, लाइट की। तो यहां पर क्या हुआ, न्यूटन ने ऐसा कहा अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी में, बट ये क्या था, एकदम गलत था। जो भी चीजें निकल कर आ रही थी उसके अकॉर्डिंग, जो भी एक्सपेरिमेंट्स पे रिजल्ट्स आ रहे थे या जो भी ऑब्जर्वेशंस थे, क्यों? क्योंकि हम लोग अभी जानते हैं कि जब भी लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ने की बजाय क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। तो अगर यहां पर ये 5 मीटर पर सेकेंड चल रही थी तो हो सकता है वो 4 पॉइंट कुछ चले, बट 5 से कम हो जाएगी। तो 4 मीटर अगर हम लोग मान ले तो 4 मीटर पर सेकेंड ऐसा हो गया। बात समझ पे आई? तो ये फेनोमेना जो हम लोग का था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला, वो भी हाइगन वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हुआ। इसको भी अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से लाइट को क्या माना जाने लगा कि जो लाइट है वो किससे मिलके बनी हुई है, वेव से मिलके बनी हुई है। और फिर उस पर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और बाकी जो चीजें थी उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई। और इस तरीके से हमारा एक ब्रॉड सब्जेक्ट वेव ऑप्टिक्स तैयार हो गया, जिसमें कि हम लोग इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये सब कुछ पढ़ते हैं, लाइट को एज अ वेव ट्रीट करते हैं। क्लियर? तो इसमें बात आती है, जैसे कि मैंने अभी कहा, रे, कि हम लाइट को फिर रे क्यों मानते हैं। तो देखिए, रे और वेव, लाइट जो है वो वेव ही है, ठीक है। अभी आगे चलकर एक और चीज पता चलेगी, वो अभी बताएंगे। लाइट को अभी हम क्या माने, अगर वेव माने, लाइट को क्या मान लिया, वेव, ठीक है, जो कि ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही है। तो इसी लाइट को हम लोग एक रे की तरह ट्रीट करेंगे। इसी सेम लाइट वेव को हम लोग रे की तरह ट्रीट करेंगे अगर इसके सामने आने वाला ऑब्स्टैकल जो है वो इसकी वेवलेंथ से बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये जो रे डिफाइंड होती है वो इस वेव की एनर्जी के प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन होता है वही एज अ रे हम लोग ट्रीट करते हैं। तो इस वेव का जिधर एनर्जी ट्रांसमिशन हो रहा है वही क्या कहलाएगा, रे कहलाएगा, इन द लिमिट जो वेवलेंथ है इसकी वो टेंडिंग टू कितनी हो जाए, 0। क्लियर? और ये कब मानते हैं हम लोग, ये अप्रॉक्सीमेशन कब लेते हैं, जब इस लाइट के सामने जो ऑब्स्टैकल होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बोला कि हम लोग लाइट को, जो कि वेव है, और रे की तरह ट्रीट करते हैं जब उसके सामने आने वाला ऑब्स्टैकल क्या होता है, बहुत बड़े साइज का होता है एज कंपेयर टू उसकी वेवलेंथ। तो क्या यहां पर प्रश्न उठता है, तो क्या जो हम लोग की लाइट वेव है वो अपना वेव नेचर तभी शो करती है जब उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर के साइज का ऑब्स्टैकल आता है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल। जो सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस पैटर्न या डिफ्रैक्शन पैटर्न हम लोग को देखने को मिलता है
ठीक है, मैं पैटर्न्स की बात कर रहा हूं, वो हमें जब देखने को तभी मिलता है जब जो लाइट वेव है उसकी वेवलेंथ कंपेरेबल हो जाए जो भी सामने ऑब्स्टेकल रखा हो। ठीक है, मान लीजिए कि अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे नहीं जाती, मैं इसको ले सकता हूँ ऐसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्यों कंफ्यूजन पे अब रखूँ। ठीक है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अगर मैं स्पीड ले रहा हूँ इन वैक्यूम, और ये लाइट ट्रेवल कर रही है इस स्पीड से, ठीक है, और लेट अस सपोज इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी जो वेवलेंथ है वो हम लोग की क्या है, कुछ है लेमडा, जिसका की जो ऑर्डर है वो है हम लोग का कुछ ऑर्डर है हम लोग का। ठीक है, एक कुछ ऑर्डर है, और इसी ऑर्डर का, इसी सेम ऑर्डर का अगर ऑब्स्टेकल हो, क्या हो, इसी सेम ऑर्डर का क्या हो, ऑब्स्टेकल हो, तो उस केस में जो इसका वेव नेचर है वो क्या होगा, नजर आने लगेगा। समझ गए? तो ये था कि हम लोग लाइट को कब एज अ रे ट्रीट करते हैं और कब एज अ वेव ट्रीट करते हैं, और वेव ऑप्टिक्स किस तरीके से डेवलप हुई। और फिर इसी में आगे चीजें, ये बात आती है लाइट के बारे में कि अभी तो ये क्या, यहां पर ये स्पेलिंग गलत लिखी है, सॉरी। ठीक, तो अभी यहां पर क्या है कि जो हम लोग का अभी तक माना वो क्या था कि लाइट जो है वो वेव की तरह है, बट इस पे बहुत खास तरीके की बात होती है लाइट के साथ कि जैसे हम लोग ने और आगे चीजें क्या करी, पढ़ी, तो पता चला कि अभी देखो ये जो वेव थ्योरी थी ना वो और भी डेवलप करी, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे, और उसको क्या मिला, सपोर्ट मिला वेव थ्योरी ऑफ लाइट को, जो कि दिया था हाइगन ने। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उससे उस वेव थ्योरी को बल मिला। उसके बाद फिर डिफ्रैक्शन का जो फेनोमेना था वो ऑब्जर्वेशन हुआ, उससे भी जो हम लोग की वेव थ्योरी थी लाइट की उसको बल मिला। फिर उसके बाद जो मैक्सवेल थे उन्होंने ये बताया कि एक जगह से दूसरी जगह लाइट कैसे ट्रेवल करती है, किस तरीके से ट्रेवल करती है, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि वो एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिसपे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती हैं, ऑसिलेट करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हम लोग ने डिटेल में पढ़ी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर में, उस पर भी मैंने लाइट को इसी तरीके से एक्सप्लेन किया था क्या कैसा है। तो अभी हमारा फोकस क्या है यहाँ पर, वेव ऑप्टिक्स पे, कि जो लाइट से रिलेटेड फेनोमेना है उनको। तो आगे बढ़ते हैं, बट अभी आपको क्या जानना है कि जो लाइट है वो क्या है, एक इस तरीके का हम लोग का चीज है, एक इस तरीके की एनर्जी है जिससे कि हमें उसके चारों तरफ हमारे जो चीजें होती हैं उसकी वजह से हमें दिखाई देती हैं। ठीक, और वो एक क्या होता है, वो जो लाइट है वो हम लोग की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये चीज बताई जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, और एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करती है ये भी, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो एक्सप्लेन हो गया कि उसको कोई भी मीडियम जरूरी नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे चीजें क्या हुई, डेवलप होती गई, और फिर फेनोमेना आए जो कि लाइट को वेव मानकर एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी, ठीक, और उसके बाद फिर वेव थ्योरी आई, उसके बाद फिर जो हुआ हम लोग की, फिर लाइट को के जो फॉर्म है उसको थोड़ा सा फिर से चेंज किया गया, क्योंकि कुछ फेनोमेना थे जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, साथ ही में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सारे लाइट को वेव मानकर एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। तो फिर से एक और पिक्चर निकल कर आई जिसको कि हम लोग फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, यानी कि लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और उन पार्टिकल्स को क्या बोला गया, फोटोन। ये वाला जो हम लोग का सोचना था कॉर्पस्कुलर की तरह, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था लाइट को। बट यहां पर क्या है, थोड़ा सा इस पार्टिकल और इस पार्टिकल में थोड़ा अंतर है। ठीक है, अब वो क्या अंतर है वो जब आप और इसके बारे में जानेंगे तो समझ पे आएगा। बट अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो शुरुआत में हम लोग ने माना था कि लाइट को एज अ पार्टिकल, जिससे कि कुछ चीजें एक्सप्लेन हो पा रही थी और काफी चीजें नहीं हो पा रही थी, उससे ये वाली जो फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट है, जहां पर कि फोटोन माना गया कि एक फोटोन है, एक पार्टिकल है लाइट का,
ये बहुत अलग है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस तरीके से ये हुआ, इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया। फिर लाइट को माना गया वेव मानकर बहुत ढेर सारे फिनोमेना एक्सप्लेन हुए, ये जैसे हुए, ठीक है। ये भी हम लोग का जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी हम लोग का इस्टेब्लिश हो गया। बट फिर क्या हुआ, फिर कुछ फिनोमेना नहीं एक्सप्लेन हुए, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो कॉम्पटन इफेक्ट है, इस तरीके के फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हुए। उसके लिए लाइट को माना गया कि वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, फिर से ऐसा माना गया। बट ये जो पार्टिकल्स है वो कॉर्पस्कुलर से बिल्कुल अलग थे। ये माना गया कि फोटोन है, जिसपे कि हर एक पार्टिकल की एनर्जी h न्यू होती है, और जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी होती है इस वेव की फ्रीक्वेंसी होती है न्यू। तो इस तरीके से कुछ इस पे वेव और फोटोन में रिलेशन भी इस्टेब्लिश करके रखा गया। इसी में फिर और आगे जब बढ़े तो एक बात और निकल कर आई कि देखो जो लाइट है ना, वो ऐसा नहीं होता कि वो वेव है या पार्टिकल है, वो हमेशा वेव और पार्टिकल की तरह रहती है। मतलब मैं क्या हूं, अगर लाइट हूं तो मैं वेव और पार्टिकल दोनों की तरह रहूंगा। जब मैं किसी के साथ इंटरेक्ट करूंगा तो जो नेचर मैं शो करूंगा मैं बिल्कुल वैसा ही माना जाऊंगा। इसको सिंपल अगर करना चाहे, इसकी एनालॉजी लें तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि मैं गुस्सा भी हो सकता हूं और हंस के भी बोल सकता हूं। वो डिपेंड करेगा कि मैं किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं। बात समझ पे आई? तो इसी तरीके के साथ लाइट भी है, यही चीज लाइट के साथ भी है। लाइट अपना वेव नेचर शो करे या एक पार्टिकल नेचर शो करे, वो डिपेंड करेगा कि वो इंटरेक्ट किसके साथ कर रही है। तो जब लाइट हम लोग की कुछ इस तरीके के ऑब्स्टेकल के साथ टकराती है, जहां पर कि उस ऑब्स्टेकल क्या होता है, उसके वेवलेंथ के ऑर्डर के साइज का होता है, उस केस में जो लाइट होती है वो इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन ये सब शो करती है। बट वहीं पर अगर कुछ इस तरीके का फिनोमेना हो रहा है कि जो एक हम लोग की सरफेस है जिसपे कि एक मेटल सरफेस है, तो उस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसके ऊपर जो लाइट फॉल हो रही है वो यहां पर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे रहे हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है, यानी कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला काम हो रहा है। तो उस केस में जब इसको एक्सप्लेन करना होगा तो यहां पर क्या मान के चलेंगे कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। तो जो लाइट होती है ना तो वो ऐसा वेव होता है एकदम सेपरेटेड, ना तो वो फोटोन होती है। वो क्या होती है, दोनों अपने साथ नेचर लेकर चलती है, और वो हमें तब समझ पे आता है कि वो वेव है या पार्टिकल जब वो किसी के साथ इंटरेक्ट करती है। समझ गए? तो इसी चीज को जो मैंने अभी आखिरी लाइन बोली, इसी को एक्सप्लेन किया था लुई डिब्रॉय ने, ठीक है, जिसको हम लोग ये लुई डिब्रॉय इन्होंने बताया कि जो लाइट है ना तो वो एक पूरी तरीके से पार्टिकल है, ना तो वो पूरी तरीके से वेव है, वो अपने साथ दोनों नेचर लेकर चलती है। क्लियर? और समय पड़ने पर जिस भी तरीके से उसको इंटरेक्शन मिलता है उसी हिसाब से अपना नेचर वो शो करती है। ठीक है, फिर इसी पे जो है वो डिब्रॉय हाइपोथेसिस आ जाता है, जहां पर कि हम किसी भी पार्टिकल को भी ये बोलते हैं कि वो उसके साथ भी वेव एक जुड़ी एसोसिएटेड होती है, जो कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर जो हम लोग के टॉपिक्स थे, जो चैप्टर थे, उस पे हम लोग ने पढ़ा था। तो अभी मैं उस पार्ट को कवर नहीं कर रहा क्योंकि अभी हम सिर्फ कहां तक रुके हुए हैं, ये मान रहे हैं कि जो लाइट है वो वेव है, क्योंकि अभी पर्टिकुलरली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, लाइट को वेव मानकर पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस फेनोमेना। जो डिफ्रैक्शन है और पोलराइजेशन वो इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं कि इस तरीके से जो इसका है वो डेवलपमेंट हुआ। क्लियर? अब चलते हैं इस पे आगे, बात करते हैं अब कि अगर लाइट जो है वो एक वेव है तो वेव किस तरीके से हेल्प करती है लाइट को सोर्स से कहीं दूसरी जगह पर जाने में। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि वेव थ्योरी जो दी थी हाइगन ने दी थी, तो उन्होंने एक टर्म बताया और उसको कहा वेव फ्रंट। क्या कहा? वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है उसको समझना है अगर, तो ये देखिए, ये जो इमेज है इसको क्लियरली देखिए, ये क्या बता रहा है और क्या दिखाई दे रहा है आपको इस पे। इसमें यहां पर एक्चुअली ये वाटर है, ठीक है, पानी है, और इस पानी पर कुछ
किसी ने कोई एक छोटा सा पत्थर यहां पर ड्रॉप किया होगा या किसी चीज से इसको क्या किया होगा, ऐसे स्ट्रक किया होगा। तो जब ऐसा स्ट्रक किया तो हुआ क्या कि रिपल्स क्रिएट हुए और इस वाटर की सरफेस में ऐसे चारों तरफ क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं। हाँ या ना? हुआ। तो जब ऐसा हुआ यानी कि अब हम लोग यहां पर देखें ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इस रीजन को अगर हम लोग देखें जो कि उठा हुआ है, उसके बाद एक और ऐसा रीजन है, ये रीजन है ऐसा उठा हुआ है। यहीं पर आप एक और रीजन देख सकते हैं जो कि नीचे दबा हुआ है, ये वाला रीजन, ठीक है। यानी कि अल्टरनेट क्रम में चीजें क्या है, उठी हुई हैं, दबी हुई हैं, उठी हैं, दबी हैं, उठी हैं, दबी हैं, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स को मिलाओ, उन सारे पॉइंट्स को मिलाओ जो कि क्या हो, एक ही तरीके से हमें दिखाई दे रहे हो। जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं, यहां पर क्या कर रहा हूं, एक 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 ऐसा पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं इस उठे वाले रीजन पर। यानी कि अगर मैं उल्टा चलूं तो ये कह सकता हूं कि ये जो पूरा का पूरा ऐसा रीजन दिखाई दे रहा है उठा हुआ, वो एक वेव फ्रंट है। ये तो ऐसे ऐसे जो जा रहा है वो वेव हो गई, और वो जो रीजन है वो एक वेव फ्रंट है जो कि फैलता जा रहा है, ठीक है। तो वो जो वेव फ्रंट है उसको कैसे डिफाइन किया गया कि वो एक कलेक्शन है ऐसे पॉइंट्स का जो कि एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो कि एक ही फेज पे वाइब्रेट कर रहे हैं। एक ही फेज का मतलब या तो वो उठे हुए हैं, या तो दबे हुए हैं, या तो बीच में है कहीं पे, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो कि एक ही फेज पे हैं। तो ये जो बना ये कहलाया क्या, वेव फ्रंट कहलाया। तो यहां पर कहीं पर भी पार्टिकल्स का ऐसा कलेक्शन ले लो, जैसे ये हैं, ये वाले सारे पार्टिकल्स, ये एक ही तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे। तो ये जो बनेगा वो बन जाएगा एक ऐसा वेव फ्रंट। क्लियर, समझ गए। तो वो जो आपको पानी में कभी पत्थर फेंकने के बाद ऐसा फैलता हुआ दिखाई देता है, वही वेव फ्रंट होता है। समझ गए, क्लियर, वेव फ्रंट। तो सिमिलरली यहां पर लाइट के लिए भी हाइगन ने प्रपोज किया कि देखो जो लाइट है ना, अगर एक लाइट सोर्स है, ठीक है, अगर क्या है, एक लाइट सोर्स है ऐसा पॉइंट साइज का, तो उसके चारों तरफ वेव फ्रंट्स जनरेट होते हैं। और वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं। जैसे कि यहां पर देखो ये तो सरफेस थी, तो ऐसा 2D में ऐसा जनरेट हो रहे थे वेव फ्रंट्स। जबकि अगर किस पे हो, ऐसा 3D में कहीं पर वेव फ्रंट्स की अगर हम लोग बात करें, और जो सोर्स है वो कैसा है, एकदम पॉइंट सोर्स है, तो इसके चारों तरफ भी क्या होंगे, ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जनरेट होंगे। यानी कि ऐसा अगर एक छोटा सा पॉइंट है तो इसके चारों तरफ ऐसा फैलता हुआ हमें समझ पे आएगा कि जो वेव फ्रंट है वो ऐसे फैल रहा है चारों तरफ, ठीक है। यानी कि अगर एक छोटा सा पॉइंट, उसके चारों तरफ एक बॉल है, तो वो बॉल का साइज बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद फिर एक नई बॉल जनरेट हो रही है, फिर एक नई बॉल जनरेट हो रही है, फिर एक नई बॉल जनरेट हो रही है। इस तरीके से वेव फ्रंट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर। तो ये था उनका छोटा सा वेव फ्रंट का डिस्क्रिप्शन कि हाइगन ने दिया कि किस तरीके से जो सोर्स होते हैं लाइट के वो वेव फ्रंट को जनरेट करते हैं। तो ये बात हो गई जनरेशन ऑफ वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट क्या होता है और वेव फ्रंट कैसे जनरेट हो रहा है, ये हो गया। अब आगे इस पे बढ़े अगर हम लोग, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हम लोग के डिफरेंट तरीके के वेव फ्रंट्स का शेप होता है, ठीक है। तो देखो वेव फ्रंट जो है वो कई तरीके के हो सकते हैं, बट जो बेसिकली हम लोग के ऑब्जर्व किए गए हैं या हम लोग कभी जो पढ़ने हैं वो है कुछ 3 तरीके के। कैसे कैसे, एक तो है स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा है हम लोग का सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो कि यहां पर होना चाहिए, आई थिंक इसके पीछे छुपा हुआ है, कोई नहीं मैं बता देता हूं। और फिर है यहां पर एक हम लोग का प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर। तो सबसे पहले जानते हैं स्फेरिकल, जिसको कि अभी मैंने बताया, अभी जो एग्जाम्पल लिया उस पर मैंने ये बताया। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसा होता है जब मान लीजिए कि कोई पॉइंट सोर्स है, या आप इमेजिन करिए एक जो बल्ब है, ठीक है, तो वो बल्ब ऐसा कुछ स्फेरिकल शेप का होता है। तो वो बल्ब अगर आप कंसीडर करें एज अ पॉइंट सोर्स, ठीक है, या ऐसा एक स्फेरिकल सोर्स की तरह अगर माने आप, तो उसके चारों तरफ
उसके चारों तरफ जब ऐसे क्या होते हैं, वेव फ्रंट जनरेट होते हैं, तो वो ऐसा स्फेरिकल शेप बनाते हुए बढ़ते हैं आगे। मतलब समझिएगा, ये सोर्स है, इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, ऐसा लाइट चारों तरफ ऐसे बढ़ती जा रही है, ठीक। तो जब ऐसे बढ़ती जा रही है, उसका वेव फ्रंट ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो एक अगर उसके चारों तरफ आपने बॉल कंसीडर करी, वो साइज में बड़ी हो रही है, तो जैसे वो बड़ी हो रही है तो फिर एक अंदर से सोचिए कि फिर एक बॉल जनरेट हो रही है, फिर एक बॉल जनरेट हो रही है, इस तरीके से वो ऐसे बढ़ती जा रही है। तो वो जो आगे बढ़ रहे हैं बॉल अपना साइज बढ़ाते हुए, वही क्या हो गया, उसकी सरफेस क्या हो गई, वेव फ्रंट हो गई। क्लियर, ये हो गया। अब इस पे देखिए सिलेंड्रिकल की अगर बात की जाए, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो फॉर्म होते हैं वो तब फॉर्म होते हैं जब कहीं आपके पास कोई स्लिट हो। स्लिट यानी कि मान लीजिए कि जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, अभी क्या है, एकदम इधर क्लोज्ड है। इसी को अगर मैं क्या करूं, हल्का सा खोल दूं, तो ये क्या होगा, आपको इसके आर पार दिखाई देने लगेगा। तो ये क्या हो गया, एक ऐसा स्लिट जैसा है, ठीक है। ये ऐसा क्या हो गया, ऐसा ये हल्का सा स्लिट इस पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे कर दिया अगर हल्का सा, तो ये क्या हो रहा है, ऐसा स्लिट फॉर्म हो रहा है, ठीक। अब इस पे अगर कोई लाइट फॉल होगी और इधर से अगर निकलेगी, तो उसका जो शेप होगा ना, वो कुछ ऐसा सिलेंडर की तरह होगा। या फिर मान लीजिए कि ये एक लाइट सोर्स हो, जैसे ट्यूब लाइट होती है, ट्यूब लाइट सिलेंड्रिकल शेप की होती है, तो उसके चारों तरफ जो वेव फ्रंट जनरेट होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। समझ गए, इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप का जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर, तो वो जो बनता है शेप, वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। तो अभी जैसे मैंने स्लिट की बात करी थी, स्लिट से भी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलते हैं, ठीक है। स्लिट से भी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलते हैं, क्यों, क्योंकि स्लिट ऐसे इधर लंबी है और इधर इस शेप का कुछ इस तरीके का दिखाई देगा जब आगे निकलेगा वेव फ्रंट। क्लियर, फिर बात आती है प्लेन वेव फ्रंट्स की। तो देखो, प्लेन वेव फ्रंट्स आप मान सकते हैं जैसे कि सूरज से जो लाइट आ रही है, वो अर्थ पर जो उसका एक हम लोग अगर वेव फ्रंट देखें तो वो क्या होगा, एक ऐसा प्लेन होगा, ठीक। कैसे, देखो डेफिनेशन क्या है वेव फ्रंट की, लोकस ऑफ पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेज, यानी कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेज। तो प्लेन वेव की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर इस पे हम लोग लाइट को ऐसा एज अ रे अभी रिप्रेजेंट करें कुछ इस तरीके से, तो हर एक जगह पर यहां पर अगर हम कंसीडर करें तो ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे एक प्लेन में, वो सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे एक प्लेन में जो कि वाइब्रेट कर रहे होंगे एक ही फेज पे। तो जो भी हम लोग का पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है, उसमें जो वेवफ्रंट होता है वो हम लोग का एक प्लेन फॉर्म कर रहा होता है। तो इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं, उसको प्लेन वेवफ्रंट कहते हैं। ये हम लोग के जो प्लेन वेवफ्रंट है वो एक पॉइंट साइज से जनरेट होने वाले जो स्फेरिकल वेवफ्रंट होते हैं, जब उनको ऑब्जर्व किया जाएगा बहुत दूर, तब भी हम लोग को वो एज अ प्लेन वेवफ्रंट दिखाई देते हैं। बात समझ पे आ गई? मैं फिर से रिपीट कर दूं, कोई एक पॉइंट सोर्स है जिससे कि यहां पर तो स्फेरिकल जनरेट हो रहे हैं, बट उन्हीं वेवफ्रंट्स को जब बहुत दूर ऑब्जर्व करते हैं तो वो हम लोग का एक प्लेन वेवफ्रंट की तरह समझ पे आता है, एक प्लेन वेवफ्रंट की तरह दिखाई देता है। क्लियर? बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि सन है। सन तो स्फेरिकल है, बट क्योंकि अर्थ सन से बहुत दूर है, जहां पर की जो सन है वो एक पॉइंट सोर्स की तरह दिखाई देता है, और यहां पर आने वाला जो वेवफ्रंट है वो कैसा होता है, उस बड़े से स्फीयर का जो एक बहुत बड़ा ऐसा वेवफ्रंट बन रहा होगा। ठीक है, यहां पर सन है, उसका एक बहुत बड़ा वेवफ्रंट बन रहा होगा, और यहां पर अर्थ है, तो अर्थ के पास देखो कितना छोटा सा हिस्सा आ रहा है, वो भी अर्थ के अंदर हो आप, बिल्कुल छोटी सी जगह पर, तो बहुत ही छोटा सा हिस्सा आ रहा है जो कि एक हम लोग का प्लेन दिखाई देगा। इस वजह से हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि एक पॉइंट सोर्स से जब भी डिस्टेंस पे ऑब्जर्व किया जाएगा तो हम लोग को वहां पर प्लेन वेवफ्रंट दिखाई देंगे। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, और जैसे मैंने बात करी थी कि हाइगन ने क्या किया, सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि जो लाइट है वो वेव है, तो वेव में वेव फ्रंट्स हैं। अब उसने एक्सप्लेन किया कि वो प्रोपोगेट कैसे होती है लाइट। तो सोर्स से तो जनरेट होगा वेव फ्रंट,
अब वो आगे कैसे बढ़ते हैं, मतलब कि अभी जैसे वाटर वाली इमेज थी तो उस पे जहां पर पत्थर मारा उसके चारों तरफ तो एक ऐसा वेव फ्रंट फॉर्म होना तो समझ पे आता है, बट उसका अगला वाला कैसा वेव फ्रंट हमें मिल रहा है, वो वेव फ्रंट ऐसे बढ़ते कैसे जा रहे हैं, वो कैसे हो रहा है। तो इसको एक्सप्लेन किया हाइगन ने कुछ इस तरीके से। उन्होंने कहा कि एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, आप किसी भी टाइम पर किसी एक वेव फ्रंट को चूज करिए जिसके आगे आप निकालने वाले हैं कि वो आगे कैसे बढ़ेगा। समझ गए? मान लीजिए कि आपको ये वेव फ्रंट पता है, किसी टाइम पर पता है कि ये वेव फ्रंट है, और इसके अगला वाला वेव फ्रंट कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है हम लोग को, ये बताया उन्होंने कि एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, ये जो गिवन वेव फ्रंट है इसका हर एक पॉइंट एक्ट करता है एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, यहां पर तो प्राइमरी सोर्स है, यहां पर तो बल्ब लगा हुआ है, यहां से एक वेव फ्रंट ऐसे निकला, बट अब ये जो वेव फ्रंट है इसका हर एक पोर्शन या हर एक पार्टिकल या हर एक पार्ट छोटा छोटा वो बिहेव करता है एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और फिर से इमिट करता है सेकेंडरी वेवलेट्स यानी जैसे कि पिग के पिगलेट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि पिग के बच्चे पिगलेट्स। तो इसी तरीके से यहां पर वेव के वेवलेट्स यानी कि छोटे छोटे वेव्स जनरेट हो रही हैं वहां पर, तो यहां पर जनरेट होती हैं सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होती हैं, और उन वेवलेट्स ये जैसे दिखाई दे रहा है ना यहां पर, अब देखिए यहां पर ये एक प्राइमरी सोर्स है, सॉरी प्राइमरी वेव फ्रंट है ये या गिवन वेव फ्रंट है ये। मैं इस पे बना रहा हूं, इस पे नहीं बना रहा क्योंकि इस पे अच्छे समझ पे आएगा। तो ये एक हम लोग का हो गया प्राइमरी वेव फ्रंट, और इस प्राइमरी वेव फ्रंट या जो भी गिवन वेव फ्रंट था इसमें हर एक पॉइंट जो होगा उसका वो बिहेव करेगा एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस या फिर सेकेंडरी सोर्स या सेकेंडरी वेवलेट्स का जनरेटिंग पॉइंट, और इससे जनरेट होंगी सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ना, अब जिसको कि मैं रेड कर रहा हूं, ये बन जाएंगी सेकेंडरी वेवलेट्स और चारों तरफ फैलेंगे। फिर अब यहां पर ये जो ऐसे वेवलेट्स जनरेट हुई हैं इनमें बनाओ टेंजेंट। क्या बनाओ? टेंजेंट। और ये जो टेंजेंट्स यहां पर बन रहे हैं इन सारे टेंजेंट्स को हम लोग अगर क्या कर दें, कंबाइन कर दें, तो उससे जो एक सरफेस जनरेट होगी वो हो जाएगी क्या, एक सेकेंडरी हम लोग की वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट था, ये हम लोग का सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया। क्लियर? एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट ऐसे जनरेट हुआ। तो अब बात आती है कि आप अगर इस तरीके से इधर हम लोग पॉइंट टच करके बना सकते हैं एक अगला वाला वेव फ्रंट, तो क्या इधर नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि इधर भी तो ऐसे हैं, इसका टेंजेंट को अगर हम लोग मिलाएं तो इधर वाला बन जाएगा। तो देखो उस टाइम हाइगन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि बैकवर्ड ऐसा प्रोपगेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया ना उस वेव थ्योरी पर भी आगे बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन हुआ। मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया था प्रॉपरली कि किस तरीके से लाइट ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। वो तो हाइगन ने एक छोटा सा अपना एक्सप्लेनेशन दिया था। तो हाइगन ने क्या बोल दिया कि देखो लाइट पीछे तरफ नहीं ट्रेवल करती, क्यों? क्योंकि पीछे वाले की जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू आगे वाले। तो ये एक ऐसा एडहॉक सा assumption था जो कि एकदम एम्बिग्युइटी से भरा हुआ था। ठीक है, तो हाइगन एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे कि लाइट पीछे तरफ क्यों नहीं ट्रेवल करती, मतलब एक ही डायरेक्शन में क्यों ट्रेवल करती है। उन्होंने तो ये बता दिया देखो वेव फ्रंट जनरेट ऐसे होगा तो लाइट ट्रेवल करती जाएगी आगे आगे ऐसे प्रोसीड करती जाएगी, बट पीछे क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर सेम कॉन्सेप्ट को पीछे लगाएं तो इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग पीछे भी आ रही थी। तो उन्होंने कह दिया एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि पीछे वाली जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, इस वजह से वो पीछे नहीं जा पा रही। जबकि इसका मेन रीजन ये है, जब मैक्सवेल ने एक्सप्लेनेशन दिया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती हैं, तो उनके वाइब्रेशन इस तरीके से होते हैं, ठीक है, या ऑसिलेट करते हैं आप कह सकते हैं, तो वो आगे तरफ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हुए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है,
जिससे कि जो लाइट है वो प्रोपोगेट होती है। तो लाइट प्रोपोगेशन का जो एक्चुअल है कि किस तरीके से होती है वो हमें मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में देखने को मिलता है, या मैक्सवेल्स जो इक्वेशंस है वहां से पता चलता है। क्लियर? तो अभी हम लोग ने क्या सीखा कि हाइगन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किस तरीके से जो लाइट है वो प्रोपोगेट करती है आगे, कैसे एक सोर्स से वेव फ्रंट जनरेट होते जाते हैं एक के बाद एक। क्लियर? तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। बात समझ पे आ गई? आगे बढ़ते हैं हम और इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए एक्सप्लेन करते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। सबसे पहले रिफ्रैक्शन को करेंगे। तो देखिए, अगर हमें रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करना है तो हम लोग क्या करें, जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उनको एक्सप्लेन कर दें अगर हाइगन प्रिंसिपल से, तो हमारा काम बन जाएगा। तो अगर हमें ऐसा करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एक मीडियम है मीडियम 1 और दूसरा है मीडियम 2। यहां पर जो मीडियम 1 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू मीडियम 2 कम है। ये हो गया रेयरर और ये हो गया डेंसर। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर जैसे कि ये दिया हुआ है कि ये एक प्लेन वेव फ्रंट आके इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। ये जो पूरा दिख रहा है ये इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये एक प्लेन वेव फ्रंट को बता रहा है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है वो एक प्लेन वेव फ्रंट को यहां पर बता रहा है। तो ये वाला जो वेव फ्रंट है अब आकर क्या हुआ, इस सरफेस से टकराया, ठीक। तो जब ये इस सरफेस से आके टकराया उसकी वजह से यहां पर इस जगह पर ये पहले टकरा गया, और जबकि इस जगह पर ये अभी तक इस इंटरफेस से, एक्चुअली ये एक्चुअल सरफेस नहीं है, ये एक इंटरफेस है। तो इस इंटरफेस में इधर वाला इस प्लेन वेव फ्रंट का ये वाला हिस्सा भी नहीं टकराया, सिर्फ ये वाला टकराया। और ये जैसे ही टकराया, ठीक है, तो इसमें अब ये अंदर ट्रेवल किया किसी स्पीड से, क्योंकि स्पीड चेंज हो जाएगी। और इस मीडियम में क्योंकि ये वाला हिस्सा मौजूद है तो ये अभी उसी स्पीड से ही क्या करेगा, ट्रेवल करता रहेगा, और इसकी स्पीड जो पहले थी उतनी ही है, जबकि यहां पर स्पीड चेंज हो गई। तो अगर हम कोई टाइम कंसीडर करें टाउ, तो टाउ टाइम पर v1 स्पीड से जो डिस्टेंस चली जाएगी वो हो जाएगी v1 टाउ, और अगर v2 स्पीड से v2 स्पीड से टाउ टाइम तक अगर हम लोग चले तो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी v2 टाउ, है ना। यानी कि टाउ टाइम पर जो डिस्टेंस चली वो हो गई इतनी बाहर मीडियम 1 पर, और मीडियम 2 पर चली हुई डिस्टेंस ये हो गई। अब यहां पर हम लोग के फॉर्म हो रहे हैं दो ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये, जिसमें कि जो आई है हम लोग का वो इस जगह पर ये जो है ये इधर आर है, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, सॉरी रिफ्रैक्ट हो रहा है, सॉरी। तो यहां पर ये क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो ये वाली जो हो गई हम लोग क्या एंगल, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो स्नेल्स लॉ होता है, अगर हम लोग हाइगन वेव थ्योरी या हाइगन्स प्रिंसिपल जो है उसका यूज करके स्नेल्स लॉ को हम लोग डिराइव कर दे, तो हम लोग कह देंगे कि देखो हम लोग ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल दिया यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। तो वही हम लोग को फाइंड करना है। तो इसके लिए यही अब क्या करेंगे, यहां पर कंसीडर करेंगे दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये ऊपर वाला ABC और दूसरा नीचे वाला AEC, ठीक। तो जब इनको हम लोग ने यहां पर कंसीडर किया, फिर इनमें लगाएंगे जो क्योंकि यहां पर फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री के ट्राइंगल्स, एक ये वाला और ये वाला, क्लियर। तो यहां से हम लोग का देखो साइन आई जो निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा इतना, और साइन आर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा इतना। कैसे, साइन आई यानी कि ये वाला एंगल, तो साइन अगर ये एंगल है तो इसका परपेंडिकुलर ये बनेगा इस ट्राइंगल का, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है AB, तो यही कर दिया हम लोग ने, ठीक। उसके बाद सॉरी ये बेस नहीं, यहां पर बेस नहीं लेना हमें तो हाइपोटेनस लेना है ना, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया, V1 टाउ डिवाइडेड बाई AC, ये हम लोग का हाइपोटेनस, सॉरी
तो ये हो गया हम लोग का साइन आई इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज इक्वल टू V1 टाउ अपॉन AC, ये बन गया। उसके बाद ये हम लोग लेंगे क्या कि साइन R हमें फाइंड करना है, तो साइन R हम लोग का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहां पर कौन सा है, क्योंकि अगर एंगल ये वाला ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये वाला हो गया। इस परपेंडिकुलर पे जो हम लोग की लेंथ है इसकी वो हो गई V2 टाउ, तो V2 टाउ डिवाइडेड बाई ये वाली जो हम लोग की हाइपोटेनस है नीचे वाले ट्रायंगल की अपॉन AC। तो साइन I बाई साइन R जब निकालेंगे तो निकल कर आ जाएगा V1 अपॉन V2। क्लियर। और हम लोग जानते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है N1 इज इक्वल टू C अपॉन V1, जहां पर C स्पीड ऑफ लाइट होती है, और N2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड इज इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन V2। तो इसको जब हम लोग पुट करते हैं यहां पर तो हम लोग का निकल कर आ जाता है ये, जो कि हम लोग का स्नेल्स लॉ ही है, यानी कि हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज करके स्नेल्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। क्लियर। अब इसी चीज को हम लोग जब मीडियम 1 हम लोग का डेंसर हो और वो एक रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा हो, तब भी हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी कर सकते हैं, जहां पर कि हम लोग की सेम चीज निकल कर आएगी। ठीक है। और V1 और V2 पे डिपेंड करेगा कि I बड़ा होगा या R। तो यहां पर देखिए इस जगह पर साइन I और साइन R के केस में यहां पर स्पीड क्या है V1 की ज्यादा, और V2 क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या हम लोग इसका उल्टा करें, उल्टा ऑब्जर्वेशन करें कि देखो यहां पर जो R होता है वो डिक्रीज हो जाता है और जो I होता है वो बड़ा होता है, यानी कि जो I होता है वो ग्रेटर देन R होता है। उस वजह से ये बात निकल कर आ रही है कि जो V1 है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू V2। ठीक है। अभी सेम चीज यहां पर जब हम लोग लगाएंगे तो यहां पर निकल कर आएगा कि जो I है वो I लेस देन है R, यानी कि जो V1 है वो लेस देन हो जाएगा V2। ठीक है। तो सिंपली हम लोग का यहां से स्नेल्स लॉ जो है डिफाइन हो रहा है क्लियरली। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है उसको देखते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्शन पे भी बिल्कुल वैसा ही है कि ये वाला वेव फ्रंट आया, ये वेव फ्रंट आया ऐसे, ये वेव फ्रंट आया, ये है वेव फ्रंट, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये वेव फ्रंट आया। तो ये वेव फ्रंट आके जब फॉल हुआ इस सरफेस पे तो ये वाला हिस्सा आके पहले टकरा गया है, जिसकी वजह से ये तो रुक गया, बट ये वाला हिस्सा इसका अभी बढ़ ही रहा है और ये इधर वाला हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है। ये वेव फ्रंट था हम लोग का जो आके इंसिडेंट हुआ और ये वाला हिस्सा इधर टकराया, जिससे कि ये क्या हो गया, इधर रिफ्लेक्ट हो गया इस तरफ, और ये वाला भी आ ही रहा था नीचे और आके यहाँ पे हुआ, जिसकी वजह से हम लोग देखें अगर फिर से यहाँ पर एक ऐसा देखो हम लोग ने जनरेट बना दिया वही हाइगन प्रिंसिपल्स का यूज करके कि अब ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये बिहेव करेंगे सोर्स ऑफ सेकेंडरी हम लोग के वेवलेट्स की तरह, और उससे एक वेवलेट ऐसे जनरेट हुई और इससे एक वेवलेट ऐसे जनरेट हुई। तो अब इनको जब मीट कराएंगे, इसकी टेंजेंट और इसकी टेंजेंट मीट कराएंगे तो हम लोग को ये वेव फ्रंट ऐसे मिल जाएगा। समझ गए। तो यहां से क्या हुआ, जो हाइगन प्रिंसिपल था उसका यूज करके हम लोग ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर दिया, जहां पर कि जो एंगल I और एंगल R है वो हम लोग का बराबर निकल कर आ जाता है। ठीक है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में। अभी जो हाइगन्स प्रिंसिपल था उससे एक्सप्लेन हो गया हमारे कि किस तरीके से जो लाइट है वो आगे ट्रेवल करती है, कैसे सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होती हैं, कैसे प्रोपगेशन होता है, वो सब इस पे हमें पता चल गया। अब अगर कोहेरेंट सोर्सेस की बात की जाए तो देखो कोहेरेंट सोर्सेस जो होते हैं ना वो हम लोग को डे टू डे लाइफ में देखने को नहीं मिलते। ठीक है। क्या लग रहा था, क्या बोलूंगा कि डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं? नहीं, कोहेरेंट सोर्सेज जो होते हैं वो हम लोग के डे टू डे लाइफ में देखने को नहीं मिलते। जैसे कि ट्यूबलाइट कोहेरेंट सोर्स नहीं है, हम लोग का किसी भी तरीके का बल्ब या किसी भी तरीके की फायर जो कि ग्लो कर रही हो या किसी भी तरीके की जो लाइट आपको दिख रही हो वो कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होते। तो आखिर कोहेरेंट सोर्सेज होते क्या हैं? देखिए, कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्स होते हैं जिससे निकलने वाली लाइट को अगर मैं ऑब्जर्व करता रहूं, क्या करूं, कोई कोहेरेंट सोर्स ऐसे सोर्सेज होते हैं जिससे कि निकलने वाली लाइट को मैं क्या करूं, ऑब्जर्व करता रहूं,
तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं ऑब्जर्व करने बैठूं, यानी कि किसी भी पॉइंट को चूज करूं और उसको ऑब्जर्व करूं, तो टाइम बढ़ने के साथ यहां पर अगर वेव का क्या आ रहा है, क्रस्ट आ रहा है, ठीक है, कुछ ये वाला हिस्सा आ रहा है, तो हमेशा यही हिस्सा आए। क्लियर? ऐसा ना हो कि कभी ये आ रहा है, कभी ट्रफ आ रहा है, कभी क्रस्ट आ रहा है, कभी ट्रफ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। नहीं, ऐसा ना हो। हमेशा क्या हो कि जो भी लाइट हम लोग का सोर्स है वो कैसा हो, उसके जो वेवफ्रंट हो उसका किसी भी पॉइंट को चूज कर ले और उस पे जो अभी और उसके पिछले जो भी वहां से वेवफ्रंट गुजरा है उसको अगर ऑब्जर्व करें तो सेम फेज होने चाहिए। ठीक है, चीजें बिगड़नी नहीं चाहिए उस पॉइंट पर। क्लियर? तो ये होता है हम लोग का कोहेरेंट सोर्सेज। क्लियर? अभी अगर हम तो एक को सोर्स की बात कर रहे थे, अगर दो सोर्सेज की बात की जाए, ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज की बात की जाए, उस पे मतलब सोर्सेज दो है हम लोग के पास, अगर तो एक बल्ब अगर इधर है और एक बल्ब इधर है, दोनों आपस में या बल्ब ने, क्योंकि हो नहीं सकते दो इंडिपेंडेंट बल्ब कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते। तो मान लीजिए कि क्या किया हम लोग ने कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए, एक कार्डबोर्ड लिया और उस पर दो छेद कर दिए। ठीक है, एक कार्डबोर्ड लिया और उस पर क्या कर दिए, दो ऐसे छेद कर दिए और उसके पीछे यहां पर एक बल्ब रख दिया। तो बल्ब से जो कुछ बहुत ज्यादा क्लस्टर्ड चीजें निकल रही थी, यानी क्लस्टर्ड मतलब कि वो उनका जो फेज था वो कांस्टेंट नहीं था, कभी कुछ होता रहा था। तो अब यहां से जब ये लाइट जाके यहां पे इंसिडेंट होंगी, तो हाइगन वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि यहां से फिर से वेवलेट्स ऐसे जनरेट होंगी। ठीक है, और क्योंकि यहां पर भी सेम चीज होगा तो यहां से भी वेवलेट्स ऐसे जनरेट करेंगी। तो अब यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि ये पॉइंट हर एक पॉइंट कहीं पर भी ऑब्जर्व करें या दो इन सोर्सेस को ऑब्जर्व करें, तो इनका जो फेज है या फेज डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि किसी भी जगह पर चाहे तुम टाइम के रिस्पेक्ट में उसको ऑब्जर्व करो या स्पेस के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करो, जो फेज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द टाइम। या किसी स्पेस पे जाके ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो सारा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये तो पर्टिकुलर स्पेशियल कोहेरेंट की बात हो रही है। ये जो दिखा रहा है ये स्पेशियल कोहेरेंट है, ये स्पेशियल यानी कि स्पेस की बात हो रही है। हमें जो अभी बेसिकली देखना है वो हम लोग को टेम्पोरल कोहेरेंट देखना है। क्लियर? मतलब स्पेशियल तो देखना ही है, साथ में टेम्पोरल भी देखना है। तो अभी ये जो दो सब थे इनको अगर आप हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्स होते हैं जो कि अगर हम लोग उनमें देखें फेज डिफरेंस को या फेज को, तो वो हमेशा कैसा होता है, जीरो या फिर कांस्टेंट, यानी कि समय के साथ चेंज नहीं हो रहा। अभी अगर आपको विजुलाइज नहीं हो रहा कि क्या मतलब है इसका, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर एक इंसान है जो कि चलने लगा, ठीक है, इस पॉइंट से क्या हुआ, वो चलने लगा, इधर मूव कर रहा है, और ये वाला आदमी मूव करते करते यहां पर आ गया और जो इसकी स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। अब उसी टाइम पर यहां से दूसरा इंसान चलना चालू किया और इसकी भी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। जब ये पहला वाला इंसान यहां पर आ गया तो दूसरा वाला यहां से चलना चालू किया और इसकी स्पीड भी कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। और अब ये दोनों चलते रहेंगे अगर, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा उतनी ही रहेगी जितनी यहां पर है। तो इस तरीके का जो यहां पर अगर इनको सोर्स कंसीडर किया जाए तो इस तरीके के जो सोर्स हैं वो कैसे हैं, कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो फेज का डिफरेंस है, एक्चुअली ये तो पाथ है, पर वेव्स में हम लोग फेज बोलते हैं, पाथ भी बोलते हैं, वो अभी सब हम जानेंगे। बट यहां पर तो एक्चुअल में क्या है, पाथ है कि इनके बीच की अगर डिस्टेंस 10 मीटर थी, तो अगर ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है, तो वो 10 मीटर मेंटेन रहेगी और इसको हम लोग कहेंगे कि फेज डिफरेंस जो है या पाथ डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो इसी तरीके से कुछ बल्ब वगैरह या लाइट सोर्स होते हैं, उन पे भी हम लोग कंसिडर करते हैं कि दो जो उनके फेज है वो कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, फेज यानी कि अगर वो क्रस्ट वाला कोई पार्ट दिख रहा है तो क्रस्ट वाला ही दिखता रहना चाहिए, या ट्रफ वाला दिख रहा है तो ट्रफ वाला ही दिखता रहना चाहिए, या फिर
दो अगर ऐसे हैं सोर्स हम लोग के, तो इस सोर्स का इस पॉइंट पर और इस सोर्स का इस पॉइंट पर जो भी फेज डिफरेंस है, क्योंकि इसका कुछ फेज होगा और इसका कुछ फेज होगा, उनका ये जो फेज डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट या जीरो होना चाहिए। क्लियर? आई होप ये जो बात थी आपको समझ पे आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में। तो देखो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को अगर हमें जानना है तो थोड़ा सा जान लेते हैं ये जो इमेज है उसको। ये जो इमेज है इस पे आप क्या देख पा रहे हैं? इस इमेज में सबसे पहली बात तो ये तो वाटर इमेज है, वाटर की सरफेस है, और उस सरफेस पे ये जो इंसान है वो क्या कर रहा है, वो एक बॉल इधर ले रखी है और दूसरी बॉल इधर कहीं पे ले रखी है, इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर बॉल ले रखी है और दोनों को एक साथ ऐसे ऐसे ऊपर नीचे पानी में ऐसे ऐसे डिप कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये बॉल ऐसे ऐसे वेवफ्रंट्स ऐसे जनरेट कर रही है, ठीक, और ये वाली बॉल भी ऐसे ऐसे क्या कर रही है, वेव ऐसे जनरेट कर रही है। ठीक है, तो वो सारे इसके रीजन जहां पर कि ये जो दो वेव्स थी मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे रही, वहां पर ये पूरा का पूरा पोर्शन कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसे ये दबा हुआ दिखाई दे रहा है। ये देख रहे हो, ये दो वेव्स के मिलने की वजह से है ऐसा। और कहीं कहीं पर हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ उठा हुआ रीजन दिखाई दे रहा है, और ये सारे के सारे रीजन कैसे हैं, यहां पर ऐसे दबे हुए। समझ रहे हैं? सेम फेनोमेना होता है कुछ लाइट के साथ, कि अगर लाइट के जो वेवफ्रंट्स हैं वो जाके मिलते हैं जब, तो दो लाइट्स जो जाकर मिल रही हैं, वो जब मिलती हैं, जो दो लाइट वेव जाकर मिलती हैं, वहां पर उनका सुपरपोजिशन होता है, वो अपनी एनर्जी को मिलाती हैं और फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं पूरे रीजन में, जिसकी वजह से हम लोग को कहीं कहीं पर डार्क मिलता है और कहीं कहीं पर ज्यादा लाइट मिलती है। आप सोचिए जरा कि आप दो बल्ब, आप मतलब आपके पास एक कमरा है, सोचिए कुछ इस तरीके से कि आपके पास एक कमरा है, आपने एक बल्ब चालू किया, कमरे में प्रकाश हो गया, आपने दूसरा बल्ब चालू किया, तो कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा उजाला हो गया और कहीं कहीं पर अंधेरा हो गया। डेली लाइफ में ऐसे देखने को मिलता है क्या? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो दो लाइट बल्ब है वो कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है। ठीक है, तो जब कोहेरेंट सोर्स होंगे तो हम लोग को उस तरीके के पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, जहां पर कि कहीं कहीं पर लाइट, कहीं पर डार्क, कहीं पर लाइट, कहीं पर डार्क होगा। और इस तरीके का जो पूरा फिनोमेना होता है वो हम लोग का कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, या फिर वो जो पैटर्न हम लोग को मिलता है वो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर इंटरफेरेंस में क्या होता है, बेसिकली यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी होती है स्पेस में, जब टू लाइट वेव्स क्या होती हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की, एक कोहेरेंट सोर्सेस से निकली हुई जब लाइट आके मिलती है, ठीक है, और जाके वो क्या करती है, सुपर इंपोज करती हैं। समझ गए? तो किसी भी जगह पर मान लीजिए कि मैं यहां पर देखूं इससे और इससे, ये जो दो सोर्स है, एक इधर है और इधर सोर्स है, इस सोर्स की वजह से मैं यहां पर देखूं कि इस पॉइंट पर क्या इफेक्ट होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा दोनों रिजल्टेंट वेव का, जब ये और ये दोनों मिली, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों वेव के मिलने के बाद वो निकल कर आएगा एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कुछ इस तरीके से, जहां पर कि A1 जो है एम्पलीट्यूड इस वाली वेव का है और जो A2 है वो इस वाली वेव का, मतलब इस सोर्स से निकलने वाली वेव का एम्पलीट्यूड A1 है और इस सोर्स से निकलने वाली वेव का एम्पलीट्यूड A2 है। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगी और इन दोनों जो सोर्स हैं इनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है और कितना है, फाई, उस केस में यहां पर जो पर्टिकुलर हम लोग को देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, जहां पर कि क्या है, फेज डिफरेंस है। क्लियर? इसी को अगर हम लोग इंटेंसिटी के टर्म्स पे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है वो होती है A स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर ये A था, अब दोनों तरफ A स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया A स्क्वायर, और A स्क्वायर की जगह पर लिख दिया IR। इसी तरीके से A1 स्क्वायर
ये तो पहले से ही है, तो ये हो जाएगा I1, जहां पर I1 है इस सोर्स की इंटेंसिटी और ये I2 है इस सोर्स की इंटेंसिटी। ठीक है, अगर हम लोग सोर्स पे देखें, अगर इस पॉइंट पे अगर हम लोग को देखना है तो इसकी वजह से यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी वो देखना होगा और इसकी वजह से कितनी यहाँ पर इंटेंसिटी वो देखना होगा। यानी कि अगर हम लोग को यहाँ पर देखना है कि ये दोनों मिलकर, ये जो दो वेव्स है मिलकर अंधेरा करेंगे या उजाला। अंधेरे से मतलब है कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी और उजाले से मतलब है कि अपनी जो इंटेंसिटी उसको बढ़ा देंगे। तो वो हम लोग को यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी है उसको यहाँ पर हमें देखना होता है। क्लियर? ये था हम लोग का इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट से रिलेटेड चीजें। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि कहीं पर क्या होता है कि जो लाइट होती है वो दो मिलकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है और वहां पर अंधेरा हो जाता है, और कहीं पर लाइट मिलकर अपनी पहले जो इंटेंसिटी थी उससे ज्यादा कर लेती हैं, बढ़ा लेती हैं। तो ऐसा होता कैसे है? तो देखिए, इसमें कुछ ऐसा होता है, जब मान लीजिए कि आपके पास दो सोर्स है S1 और S2, ये दोनों कैसे हैं? कोहेरेंट है। कैसे हैं? कोहेरेंट है। कैसे हैं? कोहेरेंट सोर्सेज हैं। तो इस सोर्स से ऐसे वेव निकली और ये जाकर इस पॉइंट Q पर पहुंची। S2 सोर्स था, इससे लाइट वेव निकली और इस Q सोर्स पे पहुंची, और इस पॉइंट पर जाकर क्या हुए? दोनों के दोनों जब पहुंचे तो हम लोग ने देखा कि इसने जो पाथ ट्रेवल किया इस जगह से यहां तक जाने में 7 लैम्डा किया। हम लोग इस चीज को एक लैम्डा कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को एक लैम्डा कंसीडर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग काउंट करें तो ये हो जाएगा 7 लैम्डा, और इसको काउंट करें तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा। तो जब हम लोग अगर इसको Q मान लें, इस पॉइंट को यहां पर Q, तो S2Q अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा, क्योंकि ये पाथ है, वेवलेंथ एक पाथ डिफाइन कर दी उसने, और S1Q ये भी हो गया जो कि 7 लैम्डा। और अब इनका पाथ डिफरेंस अगर हम लोग निकालें तो निकल कर आ जाएगा कितना? S2Q माइनस S1Q, और ये हो जाएगा 9 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा, जो कि आ जाएगा 2 लैम्डा। क्लियर? बात समझ पे आई? तो जब ऐसा होता है, यानी कि 2 लैम्डा निकल कर आए या 3 लैम्डा निकल कर आए या 4 लैम्डा निकल कर आए या 5 लैम्डा निकल कर आए या 6 लैम्डा निकल कर आए, डॉट 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 n लैम्डा निकल कर आए, उस केस में यहां पर जो हम लोग का फेज डिफरेंस निकल कर आता है, इस पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस निकल कर आता है वो निकल कर आता है कुछ इतना हम लोग का 2n पाई। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग लैम्डा को रिप्लेस कर दे 2 पाई से, क्या करें? लैम्डा को अगर रिप्लेस कर दे 2 पाई से तो क्या बन जाएगा? यहां पर लैम्डा भी हो सकता है ये, ठीक है, 2 लैम्डा या इस तरीके से। तो यहाँ पे लैम्डा भी हो सकता है, 2 लैम्डा 3 लैम्डा हो सकता है। तो लैम्डा को अगर हम लोग 2 पाई कंसिडर कर लें तो वो बन जाए 2 पाई, फिर यहाँ पर जब रखेंगे तो ये बन जाएगा 4 पाई, फिर यहाँ पर रखेंगे तो बन जाएगा 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई। ठीक है, जब 5 पे रखा, 5 लैम्डा पर रखा 2 पाई, तो ये बन गया 10 पाई। इस तरह करते करते ये बन जाएगा 2n पाई। क्या बन जाएगा? 2n पाई। तो ये जो बना 2n पाई, ये क्या बन गया? हम लोग का एक कंडीशन हो गई कि कभी भी दो लाइट वेव्स अगर मीट करी, कहीं पर सुपर इंपोज करी, और इस जगह पर उनका जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो? 2n पाई या 2 पाई के मल्टीपल पर हो। इसको हम लोग लिख सकते हैं n 2 पाई, ऐसा इसके मल्टीपल पर हो, मैं फेज की बात कर रहा हूं, या फिर 0 हो। ठीक, उस केस में यहां पर जो इंटेंसिटी हम लोग को मिलेगी वो बढ़ी हुई मिलेगी, एक दूसरे को ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हम लोग के पास कि दो लाइट सोर्स मिल रही है, तो किसी पॉइंट पर अगर हम लोग देख रहे हैं वहां पर फेज डिफरेंस 0 हो या 2n पाई हो, या फिर पाथ डिफरेंस 0 हो और n लैम्डा हो। कितना हो? n लैम्डा। तो उस केस में जो भी यहां पर रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके बाद हमें यहां पर इंटेंसिटी बढ़ी हुई नजर आएगी। क्लियर? तो हमें ये यहां पर ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे और कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं। डिस्ट्रक्टिव को हम लोग मिनिमा भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव को हम लोग मैक्सिमा भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो डिस्ट्रक्टिव जो हुआ इंटरफेरेंस वो कब होगा? वो तब होगा जब दो लाइट सोर्स क्या हो रही हैं, उससे निकलने वाली लाइट किसी आर पॉइंट पर मिल रही हैं
और उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो जैसे यहां पर तो है -2.5 लेमडा, तो ये हो यानी कि पाथ डिफरेंस का अगर मॉडुलस ले लें तो वो आ रहा है 2.5 लेमडा, यानी कि 5/2 लेमडा। ठीक है, या ये हो या तो फेज डिफरेंस वो इतना हो, और फेज डिफरेंस कैसे निकल कर आएगा? ठीक है, ये एक्चुअली पाथ डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस है, और पाथ डिफरेंस जो है वो ये है। ठीक है, उसको लिखने में ऊपर नीचे हो गया होगा, और लिखना और पाथ डिफरेंस दिस। ठीक है, इफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स दिस और पाथ डिफरेंस दिस। जब ऐसा होता है, पाथ डिफरेंस इतना हो, देखो 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2n-1, यानी कि 6 - 1 λ/2, यानी कि 3 × n-1, यहां पर 2n-1 λ/2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5/2 को। क्लियर? यहां पर 2 × 3 कर सकते हैं ना, 2 × 3, तो n बन गया हम लोग का 3। तो उसी तरीके से है कि हम लोग का पाथ डिफरेंस इतना हो या फेज डिफरेंस इतना हो, उस केस में जब भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और इतना अगर निकल कर आ गया पाथ डिफरेंस या फिर फेज डिफरेंस, जहां पर कि जो n है वो हम लोग का 0, 1, 2 इस तरीके से है, तब क्या होगा, यहां पर जो भी हमें इंटेंसिटी मिलेगी वो एक दूसरे को, अगर दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों सोर्स का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, तो एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट कर देंगे, वरना तो इंटेंसिटी घट जाएगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी घट जाएगी। कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी बढ़ जाती थी, जबकि डिस्ट्रक्टिव में घट जाएगी। क्लियर? तो देखो, अगर हम लोग निकालना चाहें इसके केस में कि कितना एम्पलीट्यूड होगा, तो ये बन जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रक्ट होता है, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो जाएगा, दोनों सोर्स का जो एम्पलीट्यूड है या जो लाइट वेव है, अगर पर्टिकुलर वेव की बात करें तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, सेम है, अगर तो ये मिलके 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस मिल जाएगी हम लोग को। मतलब कि आपने 2 लाइट सोर्स दिए और उसकी वजह से हमें कहीं पर डार्कनेस मिल रही है, कहीं पर डार्कनेस, कहीं पर उजाला, कहीं पर डार्कनेस, कहीं पर उजाला। क्लियर? तो ये सारी चीजें हम लोग को क्या होती हैं, ध्यान देनी पड़ती हैं, इससे रिलेटेड होता जो भी। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो। एम्पलीट्यूड रेशियो यानी कि किस पे बात कर रहे हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस थे, 2 तरीके के। कंस्ट्रक्टिव में जहां पर कि लाइट जब मिलती है तो इंटेंसिटी बढ़ा लेती है, और डिस्ट्रक्टिव पे जब लाइट मिलती है तो अपनी जो इंटेंसिटी होती है वो उस पॉइंट पर पर्टिकुलर घट जाती है। तो इसमें भी कंस्ट्रक्टिव के केस में हम लोग को मिलता है मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा तब मिलता है जब कैसा हो, जो लाइट का जो लाइट सोर्स है उनका एम्पलीट्यूड कैसा, एकदम सेम है। तो उस केस में क्योंकि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो होता है यहाँ पर A1 + A2, और क्योंकि दोनों के दोनों सेम है तो A + A हो जाएगा, यानी कि 2 है। ठीक, और डिस्ट्रक्टिव पे A1 - A2 होता है, तो जो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बन जाएगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि A - A सेम हो गया। ठीक है, तो ये बन जाता है मिनिमा, कि इससे नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता इस पे, और इससे ज्यादा हो सकता है। क्लियर? तो उसी केस में हम लोग जो इंटेंसिटी है उसको भी निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है, या फिर मैक्सिमा के केस में जो इंटेंसिटी होती है वो होती है I1 + I2 + 2√I1I2, और इस पे ये होती है मिनिमा के केस में। इनका रेशियो हम लोग का ये होता है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, Imax/Imin = दिस, क्योंकि ये जो है ये A² + B² + 2AB यही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो √I1 ये हो गया हम लोग का, प्लस ये √I2, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो यही हम लोग को मिलेगा, ये वाला टर्म। इस तरीके से नीचे वाले का टर्म ये लिखा हुआ। क्लियर? अब दोनों की जो पावर थी उनको कॉमनली ऐसे हम लोगों ने लगा दिया, और अब ये जो हम लोग ये रिलेशन जाते हैं कि I जो होता है वो A² होता है, यानी कि A जो A है यानी कि एम्पलीट्यूड, वो हो जाएगा √I। तो यहां से हम लोग ने √I1 की जगह पे A1 लिख दिया, और √I2 की जगह पे A2, A1 - A2 ये। तो यहां से हम लोग का निकल कर आ जाएगा R, और जो R होता है वो होता है एम्पलीट्यूड रेशियो। ये जो R डिफाइंड होता है वो होता है हम लोग का एम्पलीट्यूड रेशियो। क्लियर? A1/A2।
समझ गए? अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें जो कि हमें ध्यान रखनी, इंटरफेरेंस से रिलेटेड चीजें, कि अगर सोर्स जो है वो कैसे हो, आइडेंटिकल सोर्स हो। आइडेंटिकल यानी कि I1 इक्वल टू I2, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो हम लोग I0 ऐसे कंसिडर करेंगे। अगर हम लोग ने कर ली कि दो जो इंटेंसिटी सेम है, तो उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे जो मैक्सिमम वाली इंटेंसिटी होगी वो मिल जाएगी 4I0। कैसे? अभी मैं बता के आया हूं कि I max इज इक्वल टू I1 प्लस I2 का स्क्वायर, ये बताया। अभी दोनों कैसे हैं? अगर सेम है तो ये हो जाएगा √I0 प्लस √I0 और ये स्क्वायर, और इसको फिर मैं क्या करूं, ओपन करूं, तो √I0 का स्क्वायर प्लस √I0 का स्क्वायर, या फिर इसको 2√I0 डायरेक्ट भी तो लिखा जा सकता है, हाँ या ना? लिख दीजिए। तो 2√I0 स्क्वायर, तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा इधर 4 और √I0 हो जाएगा I0। यानी कि जहां पर दो हम लोग के लाइट सोर्स थे I0 इंटेंसिटी के, उनका हुआ किसी पॉइंट पर इंटरफेरेंस, तो उस पॉइंट पर अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो दोनों की जो इंटेंसिटी मिलके होनी चाहिए थी, जो कि होनी चाहिए थी कितनी, 2I0, उससे भी ज्यादा हो रही है भाई साहब। बात समझ पे आई? क्लियर? तो ये क्या हो गया, जो इंटरफेरेंस है वो ऑर्डिनरी हम लोग का फिनोमेना नहीं है कि हम उसको इस ऐसा सोचे कि दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स हैं और हमारे चारों तरफ हम लोग को इस तरीके के पैटर्न दिखाई दे कि I0 इंटेंसिटी को हम लोग ने मिलाया और 4I0 कहीं कर दे। उसके लिए हम लोग को उसको ऑब्जर्व करने के लिए इंटरफेरेंस तो हो रहा होगा बट सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिल रहा होगा और हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। उसको ऑब्जर्व जब करते हैं तो पर्टिकुलर कुछ चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी होती हैं, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है। बट यहां पर ध्यान देना है कि जब इंटरफेरेंस हो रहा होता है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और एक सस्टेन्ड हम लोग का वहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न जब देखने को मिलता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रीजन पे जो इंटेंसिटी होती है वो 2I0 ना होकर, जैसे कि ऑर्डिनरी सोर्स मिल के बनाते, वो यहां पर 4I0 बनाते हैं। तो अगर ये देखो, लाइट जो है वो एक तरीके की एनर्जी है और हम जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो देखो यार, एक I0 का था, दूसरा I0 का था, मिलकर 2I0 होता ज्यादा से ज्यादा, ये 4I0 कहां से हो गया? इसका मतलब इसने कहीं से एनर्जी ली है। तो वो एनर्जी कहां से लिया है? वो एनर्जी लिया है जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। बताया ना, इंटरफेरेंस एक ऐसा फेनोमेना होता है जहां पर दो लाइट वेव्स मिलती हैं, अपनी एनर्जी को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है, समझे? तो टोटल जो एनर्जी होती है वो सेम रहती है बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अलग तरीके से हो जाता है, ठीक। तो स्पेस पे इस जगह पर मान लो कि वैसे तो 2I0 होना चाहिए बट अब 4I0 हो गया और इस जगह पर अंधेरा हो गया। फिर इस जगह पर ज्यादा उजाला है, फिर यहां पर ज्यादा उजाला है, यहां पर अंधेरा है, ठीक है, यहां पर अंधेरा है, यहां पर अंधेरा है। इस तरीके से कुछ ऐसे हम लोग को रीजन मिल जाते हैं। क्लियर? तो वहां पे जो मिनिमम इंटेंसिटी होती है वो हो जाती है 0। अब चलते हैं आगे और देखते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो देखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया यंग ने, जो इंटरफेरेंस पैटर्न था उसको ऑब्जर्व किया, उसको एक्सप्लेन किया और एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न को बनाकर वो चला। तो इसके लिए उसने क्या किया? देखो, सबसे पहली बात, इंटरफेरेंस पैटर्न को अगर हम लोग को ऑब्जर्व करना है तो चाहिए कोहेरेंट सोर्सेज। क्या चाहिए? कोहेरेंट सोर्सेज। तो कोहेरेंट सोर्सेज कैसे बनाते हैं? उसको बनाने के लिए जैसे मैंने बताया कि अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज को इस्तेमाल करें तो कभी भी इंडिपेंडेंट यानी कि एक बल्ब इधर एक बल्ब इधर, कभी भी वो कोहेरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि 10⁻⁸ सेकेंड्स पे उनका जो फेज होता है वो चेंज हो जाता है। क्लियर? तो यहां पर क्या हो गया, ये एक सोर्स हो गया, इस सोर्स से लाइट निकल रही है और ये लाइट का वेव फ्रंट जाकर फॉल होगा, ये जो दो यहां पर होल बने हुए हैं या स्लिट मान लीजिए, होल नहीं है यहां पर, ये स्लिट एक्सपेरिमेंट था। तो यहां पर ये जो स्लिट्स बनी हुई है, इन स्लिट से ये जाके क्या हुआ, टकराया ये वाला वेव फ्रंट। उसकी वजह से अब इस जगह से सिलेंड्रिकल वेव जनरेट होंगी इस तरीके से, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट वाली ऐसे,
और सेम यहां से निकलेंगे नीचे वाले से। तो जब ऐसा होगा तो यहां पर स्क्रीन पे कहीं कहीं पर हम लोग को डार्क स्पॉट मिलेंगे और कहीं कहीं पर ब्राइट, जैसे कि अभी हम ये देख पा रहे हैं। ये जो है ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही यहाँ पर जो उदाहरण है वो दिया हुआ है, या उसी पिक्चर ही है, उसका सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न का ही पिक्चर है। देखो ये वाला जो रीजन है ये क्या है, डार्कनेस है, ये ज़्यादा उजाला है, ठीक है। तो ये रीजन ऑफ मिनिमा है, ये रीजन ऑफ मैक्सिमा है। यहाँ पर हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, काले वाले रीजन पर हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सिंपली हम लोग अभी देख कर आए हैं, ठीक, कि अगर हम लोग पाथ डिफरेंस निकाल लें और फिर उससे फेज डिफरेंस निकाल लें तो हमारा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो हो रहा है उसको बताया जा सकता है कि कैसे क्या हो रहा है। क्लियर। तो देखो इस पे इन्होंने क्या किया था, इसके सेंटर से, ये जो सेंटर था इसके सेंटर से कितनी दूरी पर ब्राइट वाला फ्रिंज मिलेगा, इनको फ्रिंजेस कहते हैं। तो ब्राइट वाला कहाँ पे मिलेगा, डार्क वाला कहाँ पर मिलेगा, उसको भी कैलकुलेट किया था। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने यूज़ किया ये इस तरीके का कुछ सेटअप। मानिए एक सोर्स यहाँ पर, फिर इस सोर्स की वजह से यहाँ पर क्योंकि एक ऐसा प्लेन लगा हुआ है और उस पर दो स्लिट बने हुए हैं, वो दो सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं और उस सोर्स से निकल रही हैं वेव्स जो कि फॉर्म कर रही है यहाँ पर फ्रिंजेस वाला इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। डार्क ब्राइट फ्रिंजेस ऐसे फॉर्म हो रही हैं। तो मान लीजिए कि इस पी पॉइंट पर कोई फ्रिंज फॉर्म हो रही है, उसकी डिस्टेंस इस स्क्रीन के सेंटर से, ये जो जी जी प्राइम है वो क्या है, यहाँ पर एक स्क्रीन है, तो इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस अगर एक्स मान ली, ठीक है। और हम लोग ने क्या किया था, अभी इसके पिछले वाले देखा था कि जो पाथ डिफरेंस है वो निकल कर आ जाएगा एक्स डी बाई डी, जहां पर कि जो कैपिटल डी है वो इस जो यहाँ पर जो दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं उसके और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है। ये जो स्मॉल डी है वो इन दो सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस है, और जो एक्स है वो यहां से जिस भी पॉइंट पर हम लोग देख रहे हैं उसकी डिस्टेंस है, ठीक है। ये कुछ ऐसा हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर वही चीज है, ये स्मॉल डी कैपिटल डी ये हो गया। तो बिल्कुल वही करते हैं हम लोग कि अगर ब्राइट फ्रिंजेस की बात करी जाए कि ब्राइट फ्रिंज हम लोग को उस फ्रिंज का जो मतलब इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है उस पर कहाँ पर मिलेंगी ब्राइट फ्रिंजेस, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी पाथ डिफरेंस हम लोग का निकल कर आया वो बराबर कर देंगे जो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन होती है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस की कंडीशन होती है लैम्डा, यानी कि लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा, इस तरीके से चीजें चलती चली जाएं। तो इसको हम लोग ने उस पाथ डिफरेंस के बराबर कर दिया जो कि इस जगह पर था। तो यहां से ये निकल कर आ जाता है एक्स, और एक्स क्या हो गया, इस सेंटर से ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन। अब ये जो एन डिफाइन कर रहा है वो डिफाइन कर रहा है कि पहले वाले फ्रिंज की बात हो रही है, दूसरे फ्रिंज की बात हो रही है, तीसरे की बात हो रही है, चौथे की, पांचवे की, कौन से फ्रिंज की बात हो रही है, ठीक है। तो एन की जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 इस तरीके से चलेगी। क्लियर, समझ गए। तो ये था हम लोग का, इसको हम लोग एक्स एन भी ऐसे लिखते हैं, एन डी लैम्डा बाई डी, जहां पर जो लैम्डा है वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट, कैपिटल डी है सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, और डी है इन दो सोर्सेज के जो है उनके बीच की डिस्टेंस। क्लियर। तो अब चलते हैं आगे और हम लोग को पढ़ना है केस 2 पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। तो देखो अभी हम लोग क्या देख के आए हैं कि जो हम लोग के पास ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी पोजीशन हम लोग ने देख ली थी। अब क्योंकि जो हम लोग का पूरा पैटर्न होता है इंटरफेरेंस पैटर्न, उस पे ब्राइट और डार्क दोनों होते हैं। तो अब हमें देखना है कि डार्क फ्रिंज की पोजीशन सेंटर से क्या होगी। तो सिंपली इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि पहले हम लोग ने देखा कि जो भी हमारा निकल कर आ रहा था पाथ डिफरेंस, ठीक है, जो कि हमारा था ये, उसको हमने बराबर कर दिया था एन लैम्डा के। क्लियर, उसको किसके बराबर कर दिया था, एन लैम्डा के। देखिए यहां पर, तो इससे क्या हुआ कि जब हम लोग ने इसको एन लैम्डा के बराबर किया, यानी कि वो हम लोग रख रहे थे कंडीशन ऑफ जो हम लोग का ब्राइट फ्रिंजेस था उसके बराबर पाथ डिफरेंस। क्लियर। अब क्योंकि हमें पता करना है डार्क फ्रिंज की पोजीशन, तो इस पाथ डिफरेंस को हम लोग बराबर कर देंगे जो होता है कंडीशन हम लोग का उसके साथ। तो एक्स डी बाई कैपिटल डी इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये हो गया हम लोग का पाथ
डिफरेंस यहां से जो हम लोग ने कैलकुलेट किया, और ये हो गया जो कंडीशन से हम लोग को मिलता है कि जब ये पाथ डिफरेंस इसके बराबर हो जाएगा तो हम लोग को डार्क फ्रिंज वहां पर मिलेगी। क्लियर? तो जब ऐसा करेंगे फिर इसके बाद हम लोग ने क्या किया, इसको अरेंज किया तो एक्स ये निकल कर आ गया। ठीक है, इसी को हम लोग एक्स एन भी लिख सकते हैं। एन यहां पर एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि बताता है कि किस ऑर्डर का हम लोग का जो या सेंटर से किस नंबर वाला हम लोग का जो डार्क फ्रिंज है वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो एक्स एन इज इक्वल टू 2n-1 डी लेमडा बाई 2d। क्लियर? ये जो कैपिटल डी है वो हम लोग का इसके बीच के डिस्टेंस, यहां पर ये क्या है, ये हो गई इस जगह पर सोर्स जो हम लोग ने बना रखे हैं स्लिट बनाकर। ठीक है, ये तो मेन सोर्स है बट यहां पर हम लोग ने स्लिट लगाकर इसको बना रखा है, और स्क्रीन के बीच में ये डिस्टेंस कैपिटल डी हो गई। स्मॉल डी होता है ये जो स्लिट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस। क्लियर? और लेमडा आपको पता ही है, जिस वेवलेंथ की हम लोग लाइट यूज कर रहे होंगे वो वेवलेंथ है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग का ये निकल कर आ जाता है पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। एक बात और, अगर हम लोग के पास क्या है कि मान लीजिए कि दो वेवलेंथ है, एक बार हम लोग ने क्या किया, पूरा पूरा सेटअप था हम लोग के पास, और फिर क्या किया कि पहले जो वेवलेंथ थी हम लोग के पास लाइट की वो थी लेमडा 1। तो लेमडा 1 में जो डार्क वाली फ्रिंज मिल रही थी वो अगर n1 वाली थी, ठीक है, लेट अस सपोज हम लोग कंसीडर कर लिया n1 वाली थी। अब जाके हम लोग ने यहां पर जो सोर्स था उसको चेंज कर दिया, तो जहां पर पहले लेमडा 1 था अब लेमडा 1 को रिप्लेस करके दूसरा सोर्स लगाया जिसकी की वेवलेंथ कितनी है, लेमडा 2 है। उस केस में अब जो वो पहले वाली डार्क फ्रिंज थी वो चेंज हो जाएगी, और वो कौन सी मिलेगी हमें, वो यहां से निकाल लेंगे कि n2 इज इक्वल टू हो जाएगा n1 लेमडा 1 डिवाइडेड बाय लेमडा 2। बात समझ पे आई? क्या हुआ, समझिए बात को। यहां पर जो हम लोग ने पहले सोर्स लगाया लेमडा 1, वो उस लेमडा 1 की वजह से अगर n1 वाली पोजीशन में हम लोग देख रहे थे कि एक डार्क फ्रिंज मिल रही है, तो अब वो डार्क फ्रिंज क्या करेगी, शिफ्ट हो जाएगी थोड़ी सी जब हम लोग लेमडा 2 को इस्तेमाल करेंगे, और किस ऑर्डर पर वो शिफ्ट हो जाएगी वो हमें पता चल जाएगा। ये ऑर्डर n2 यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस चीज के लिए यूज होता है। अब चलते हैं इस पे आगे और देखते हैं फ्रिंज विड्थ को। तो आखिर ये फ्रिंज विड्थ होता क्या है? देखिए, जैसे कि मैं अपने विड्थ की बात करूं तो मेरा विड्थ क्या होगा कि मैं अभी जैसे बैठा हूं तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है या लेंथ जो है उसी को मेरी विड्थ कही जाएगी। यानी कि अगर मुझे अपनी विड्थ फाइंड करनी है किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, लेट अस सपोज मैं इतना चौड़ा हूं, ठीक है, और मुझे पता है कि इस पोजीशन से यहां तक की डिस्टेंस है 5 मीटर्स, और इस पोजीशन से पता है कि यहां तक की डिस्टेंस है कितनी, 6 मीटर्स। और फिर कोई आपसे पूछ ले कि अब बताओ ये जो विड्थ है कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, आप इस पे माइनस कर देंगे 6 मीटर में 5 मीटर को जैसे ही माइनस करेंगे तो 1 मीटर निकल कर आ जाएगा जो कि इसकी विड्थ, हाँ या ना। तो सेम चीज यहां पर ये जो फ्रिंज फॉर्म हो रही है, ठीक है, इनके लिए भी एप्लीकेबल है। अब क्योंकि ये जो फ्रिंज है हम लोग की वो अल्टरनेटली ब्राइट डार्क इस तरीके से है, तो हमें अगर ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी है या फिर डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सिंपली हम लोग ये लेंगे, देखो ये तो हम लोग जानते हैं कि एक्सन जो होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए वो होता है एन डी लेमडा बाई डी। ठीक है, जो एक्सन होता है हम लोग का वो होता है डी लेमडा बाई डी, ये होता है एक्सन। क्लियर? ये ध्यान दीजिएगा अभी किसके लिए, ब्राइट के लिए। ठीक है, ये कर दिया। अब उसके बाद इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने यहां सेंटर से, पहले इसका सेंटर अगर हम लोग बनाएं और ये सेंटर ऐसे यहां पे सेंटर मिलेगा, तो सेंटर से अगर हम लोग देखें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से हम लोग इसको देखें तो लेट अस सपोज हम लोग ने क्या मान लिया कि फोर्थ वाली ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, x4 इज इक्वल टू 4 डी लेमडा बाई डी, हाँ या ना। फिर अगर मैं x5 बोल दूं तो ये हो जाएगा 5 डी लेमडा बाई डी, हाँ या ना। अब क्योंकि फोर्थ वाला जो हम लोग का होगा वो इस पोजीशन को बता रहा होगा, इस पोजीशन को, ठीक है,
और हमें बताना है किसको, इसकी विड्थ को। तो एक पोजीशन हमें इधर की पता चल गई, दूसरी पोजीशन इधर की अगर पता चल जाए तो हमारा काम जो होगा वो बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो ये वाली हम लोग की फ्रिंज है और इसकी जो अगली वाली फ्रिंज है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या निकल कर आ जाएगा हम लोग का, ये जो बीच का डिफरेंस है जैसे यहां पर था ना, उसी तरीके से यहां पर उन दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की कितनी विड्थ है वो हमें पता चल जाएगा। इसी तरीके से डार्क फ्रिंज की जो फ्रिंज विड्थ है उसको निकालने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, जो दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस होंगी उनके बीच जो भी डिफरेंस हम लोग लेंगे उसी से हमें फ्रिंज विड्थ उसकी पता चल जाएगी, ठीक है। मतलब एक हिस्सा यहां तक की हमें लेंथ पता है और दूसरे वाले की अगले वाले की पता कर लेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी, ठीक है, समझ गए। या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कहीं पर स्टूडेंट्स मान लीजिए मॉर्निंग प्रेयर में खड़े हैं तो पहला स्टूडेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। अब हमें बताना है इसके और इसके बीच में कितनी डिस्टेंस है। हमें अगर पता हो कि यहां से यहां तक के बीच कितनी डिस्टेंस है, लेट अस सपोज 5 मीटर है ये, और यहां से यहां तक पता है कितनी है 6 मीटर या 7 मीटर ऐसे कुछ भी है। तो अब इन दोनों के बीच में बताना है तो हम क्या करेंगे, ये जो दो स्टूडेंट्स की जो पोजीशन हम लोग के पास थी उसकी जो डिस्टेंस थी उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी और वही होती है फ्रिंज विड्थ। तो सेम यहीं पर हम लोग ऐसे करते हैं कि x5 माइनस x4 करेंगे तो फ्रिंज की जो विड्थ है वो हमें पता चल जाएगी। तो जैसे ही करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा x5 माइनस x4, ये निकल कर आ जाएगा d लैम्डा बाई d। अभी अगर इसको जनरलाइज करें तो हम ये मान सकते हैं कि ये है xn, ठीक है, इसको हम लोग मान सकते हैं और ये हो जाएगा xn+1। ये क्या हो जाएगा xn+1, हाँ या ना। अब nth कुछ भी हो सकता है और n+1 उसके जस्ट अगले वाला। इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा कुछ ऐसा, xn+1 माइनस xn इज इक्वल टू n+1 जब लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा n+1 d लैम्डा बाई d माइनस n d लैम्डा बाई d, ये हो गया। जब इसको ओपन करेंगे तो यहां पर बन जाएगा n d लैम्डा बाई d और यहां पर बनेगा d लैम्डा बाई d और यहां पर फिर माइनस n d लैम्डा बाई d, ठीक है। इसको ओपन कर दिया तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया और बच गया हम लोग का d लैम्डा बाई d। क्लियर, बात आ गई समझ पे। तो इसी चीज को, ये जो होता है इसको हम लोग बोल देते हैं बीटा। बीटा यानी कि फ्रिंज विड्थ, ये निकल कर आ गई फ्रिंज विड्थ। इसी तरीके से हम लोग जब डार्क के लिए निकालेंगे, ठीक है, डार्क की फ्रिंज विड्थ जब हम लोग फाइंड करेंगे तो वो भी हम लोग का d लैम्डा बाई d ही निकल कर आएगा। वहां पर भी हम लोग xn+1 माइनस xn जब करेंगे और वो किसके लिए होगा, हम लोग के डार्क फ्रिंजेस में जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करके निकालेंगे तब भी हम लोग की ये बीटा सेम ही निकल कर आएगा। क्यों, क्योंकि इंटरफ्रेंस पे जो पैटर्न फॉर्म होता है उसकी फ्रिंजेस की विड्थ सेम होती है, चाहे वो डार्क हो चाहे ब्राइट हो। तो यही हम लोग का यहाँ पर है एक प्रॉपर्टी। पहली बात तो ये कि अगर हम लोग को बीटा फाइंड करना है किसी इंटरफ्रेंस पे तो कैपिटल डी चाहिए, स्मॉल डी चाहिए और लैम्डा चाहिए, ठीक है। और ये क्या होगा, हम लोग का फिक्स होगा यानी कि कांस्टेंट होगा किसी गिवन अरेंजमेंट के लिए। किसी गिवन अरेंजमेंट का मतलब देखिए, अभी जैसे हम लोग अभी देख कर आए हैं अरेंजमेंट, उस अरेंजमेंट में क्या था, यहाँ पर स्लिट्स थी और फिर उसके बाद इधर स्क्रीन थी और इन स्लिट से क्या हो रहा था, लाइट जा रही थी। इसके बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी थी और इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी थी और जो वेवलेंथ लैम्डा जा रही थी वो था। तो अगर कोई अरेंजमेंट है जिसमें कि डी फिक्स है, कैपिटल, स्मॉल और ये लैम्डा ये सब फिक्स है, तो बीटा की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना। तो ये क्या हो जाती है, बीटा एक तरीके से किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर बीटा चेंज हो रहा है इसका यानी मतलब ये होगा कि जो सिस्टम है हम लोग का, जो भी एपरेटस है उसमें कोई ना कोई चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है इसके बारे में। तो बीटा इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन अरेंजमेंट। और बीटा कैसे फाइंड करना है ये हम लोग को लैम्डा, कैपिटल डी और स्मॉल डी से पता चल जाएगा। उसके बाद और इस पे एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि जितनी भी फ्रिंजेस होती हैं वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होते हैं। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि बीटा जो निकल कर आ रहा है फिक्स निकल कर आ रहा है, विड्थ बराबर है। जैसे कि कहते थे ना रो लगाने पे, ठीक है, कि
वन हैंड डिस्टेंस लेके खड़े हो मॉर्निंग असेंबली के टाइम, कहते हैं ना। यानी कि क्या हुआ कि वहां पर जो हम लोग ने स्पेसिंग रखी वो यूनिफॉर्म रखी। तो इसी तरीके से यहां पर भी जो फ्रिंजेस होती हैं वो यूनिफॉर्मली होती हैं स्पेस्ड। और ये देखो ब्राइट है, उसके बाद डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर यहाँ पर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है। इस तरीके से यहाँ पर इक्वली स्पेस्ड फ्रिंजेस होती हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ से देखें कि बीटा किस पे डिपेंड करता है, तो बीटा डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कैपिटल डी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर जो हम लोग का ये सेकेंडरी सोर्स यहाँ पर जो हम लोग ने बना रखे हैं और जो स्क्रीन है उसके बीच की डिस्टेंस को क्या कर दें, बढ़ा दें, उससे बीटा बढ़ेगा। यानी कि डी अगर बढ़ेगा तो बीटा बढ़ेगा। बीटा बढ़ने का मतलब कि फ्रिंजेस चौड़ी हो जाएंगी। ठीक है, फ्रिंजेस क्या हो जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी। इसी तरीके से लेमडा को अगर हम लोग बढ़ाएं, यानी कि अगर पहले ब्लू लाइट यूज कर रहे थे और अब रेड यूज कर रहे हैं, तो उस केस में भी जो बीटा है वो क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि जैसे जैसे हम लोग ब्लू से रेड की तरफ शिफ्ट होंगे वैसे वैसे जो फ्रिंजेस हैं वो चौड़ी होती जाएंगी। फिर उसके बाद ये जो स्मॉल डी है, यानी कि हम लोग क्या करें, ये जो दो स्लिट्स हैं इनके बीच की सेपरेशन को घटा दें। तो जैसे ही घटाएंगे, जैसे ही हम लोग इसकी फ्रिंज विड्थ जो है यहाँ पर उसको क्या करेंगे, सॉरी फ्रिंज विड्थ नहीं है, स्मॉल डी के वैल्यू जो है उसको घटाएंगे, तो ये जो बीटा है वो इंक्रीज होगा। क्लियर, समझ गए बात। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है इस पे फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड। अब क्या है कि अगर जो हम लोग का ये पूरा सेटअप है उसमें हम लोग ने फ्रिंज विड्थ अभी क्या देखा, सिंपली कि उसको मीटर्स पे हम लोग मेजर कर रहे हैं। बट अगर इसी को हम लोग को फ्रिंज विड्थ को देखना हो एंगल्स पे, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब आखिर ये है क्या वो समझिए। फ्रिंजेस अभी आपने देखी, फ्रिंजेस अभी आपने देखी, तो इस फ्रिंज में अगर मैं बोलूं किसी पोजीशन से कि ये जो फ्रिंज की विड्थ है, मैं नहीं चाह रहा कि मैं इसको मीटर्स पे काउंट करूं, मैं चाह रहा हूं कि इसको एंगल्स पे देखूं। तो एंगल कहीं से तो बनेगा। जैसे होता है ना कि हम किसी मान लीजिए बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो एंगल, अगर हम किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो एंगल जो बन रहा है वो किसके किसके बीच में बन रहा है, जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ने एज्यूम करी और दूसरा हमारे आंखों की पोजीशन जो है उसके बीच में एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग को अगर फ्रिंज विड्थ बतानी है वो भी एंगुलर तरीके से, एंगुलर फ्रिंज विड्थ बतानी है, एंगल्स का यूज करके बताना है, तो हमें किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसको बताना होगा। तो वो पॉइंट जो होता है अगर इस अरेंजमेंट में हम लोग देखें तो समझ पर आ जाएगा। देखिए यहां पर जो फ्रिंजेस बनती हैं वो बनेंगी कुछ ऐसा, मैं इसको थोड़ा ब्रॉडली ले लेता हूं। मान लीजिए कि ऐसे ऐसे फ्रिंज बनी हुई है, अल्टरनेटली इस पे डार्क ब्राइट ऐसे बना हुआ है। तो मान लीजिए कि मुझे बताना है इस फ्रिंज की विड्थ बतानी है, इस फ्रिंज की अगर मुझे विड्थ बतानी है यहां पर या फिर यहां पर, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस जगह पर मान लीजिए इसकी बतानी है, इसकी ये जो विड्थ है ये वाली बतानी है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां से मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा। ठीक, और जो हम लोग का ये है, ये वाला, ये बताना है ना हम लोग को, ये जो विड्थ है ये, ठीक है, तो यहां से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इससे, तो ये हम लोग का ऐसा ये बन गया। ठीक है, तो जब ये ऐसा बन गया, अब ये और ये क्या बना हम लोग का। ठीक है, अगर इसको हम लोग बात करें कि ये क्या बना, तो देखो बीटा क्या है इस पे, ये इन्होंने क्या डिफाइन किया कि एंगुलर फ्रिंज जो है वो, एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो है हम लोग की वो डिफाइंड है बीटा बाई डी, बीटा बाई कैपिटल डी। तो बीटा बाई कैपिटल डी को समझो, बीटा बाई डी हम लोग ने निकाला और निकल के आ गया अल्फा। ठीक है, तो सिंपली यहां पर क्या है कि ये देखो ट्राइंगल बन रहा है ना, बीटा तो है ये फ्रिंज विड्थ और कैपिटल डी है ये, तो इसी को थोड़ा और मैग्नीफाई करो तो ये बन जाएगा ऐसे, ये बन गया एक ट्राइंगल। ये हो गया बीटा और ये हो गया कैपिटल डी और ये हो गया ये वाला एंगल अल्फा। अब हम लोग जानते हैं कि जो tan अल्फा होगा वो हो जाएगा बीटा बाई डी, बट क्योंकि फ्रिंजेस बहुत ही, जो ये बीटा होता है फ्रिंज विड्थ जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत कम निकल कर आएगी, यानी कि जो अल्फा होगा बहुत कम आएगा, यानी कि हम लोग इसको डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं,
tan अल्फा, ठीक है, जब अल्फा छोटा होता है तो tan अल्फा की वैल्यू अल्फा के बराबर होती है। तो यहां से हम लोग का ये निकल कर आ जाएगा बीटा बाई डी, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई डी, ये निकल कर आ गया एंगुलर विड्थ, ठीक है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो ये जो हम लोग की लीनियर फ्रिंज विड्थ थी उसको हम लोग ने रिलेट कर दिया एंगुलर फ्रिंज विड्थ से, और वो ऐसे निकल कर आ जाएगी। अब हम लोग जानते हैं कि बीटा जो होता है वो होता है कैपिटल डी लेमडा बाई डी, ये होता है। तो यही चीज यहाँ पर किया कि कैपिटल डी लेमडा बाई डी, और नीचे कैपिटल डी से जैसे डिवाइड किया तो ये लेमडा बाई डी निकल कर आ गया। तो अल्फा इज इक्वल टू लेमडा बाई डी, ये होता है हम लोग का एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्लियर, ये हमें यहाँ पर चीजें ऐसे निकालनी होती हैं। अब देखिए आगे क्या है, अगर ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा जो सेटअप है उसको अगर हम लोग पुट कर दे किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम पर जो कि दिया हुआ है NM। अब NM अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इंडेक्स से, जो इंडेक्स अभी तक हम लोग N लेकर चल रहे थे, अगर उससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको हम लोग म्यू भी बोल सकते हैं, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो बीटा M है, अगर हम लोग क्या करें, जो पूरा का पूरा सेटअप है उसको पुट कर दें किसी मीडियम पर जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उसकी फ्रिंज विड्थ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो फ्रिंज विड्थ है उस पे कैपिटल डी लेमडा बाई और यहां पर म्यू डी, ये जो NM है वो म्यू से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर इसको मैं बताऊं तो ये कुछ ऐसा है कि जो सेटअप है हम लोग का वो ऐसा है कि स्क्रीन है, ये स्लिट्स है, और यहाँ पर एक हम लोग ने सोर्स दे रखा है, ये यहाँ पर स्लिट्स हैं, और इस स्लिट से ही होकर यहाँ पर स्क्रीन में इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोग का बन रहा है। अभी ये तक ये कहाँ पर रखा हुआ था, म्यू इक्वल टू 1, यानी कि वैक्यूम में या फिर एयर में। अभी इसी को क्या कर दिया गया, वाटर में अगर पुट कर दिया गया पूरे सेटअप को, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये जो एयर है, एयर से ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस केस में जो चेंज आएगा बीटा में वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। सिंपली हम लोग को ये यूज करना है। तो आप इसको भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल डी लेमडा बाई म्यू डी, जहां पर म्यू इक्वल टू 1 होता है एयर के केस में, और अगर कोई मीडियम आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो कि हमें दिया होगा तो वहां पर बीटा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो कि हम लोग को इंटरफेरेंस में जाननी जरूरी थी। अब इसके अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, वहां पर डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ही हम लोग इंटरफेरेंस पे देख रहे थे कि कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज था, कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज था, उसी तरीके से डिफ्रैक्शन पे भी हम लोग के पास ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज वगैरह बनती हैं। साथ ही साथ हम लोग के पास उस पे जो अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, वहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, वहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके का होता है, ठीक है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उस पे होता है। तो वो भी हम लोग देखेंगे कि क्या उस पे चीजें निकल कर आती हैं और क्या डिफरेंस होता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। क्लियर। और पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पोलराइजेशन क्या होता है, किस तरीके की वेव्स में होता है, और कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं। अगर हम लोग के पास एक अनपोलराइज्ड लाइट हो तो उसको कैसे पोलराइज किया जा सकता है। तो आई होप आपको जो आज का सेशन था वो समझ पे आया होगा। थैंक यू।